So hey guys, we are back with another video. Welcome to your own channel Get Set and Code. As promised, last video जो था हमारा वो टोटली इंट्रो में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या इंट्रो का एक्सपीरियंस था, उस पे बेस्ड था. एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टोटली अबाउट इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे. ठीक है, द मेन जूम कॉल में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या उसके आंसर्स हो सकते हैं, और हम इसमें सब तरह से कवर करेंगे. साइंस मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स को क्या क्वेश्चंस थे, उसके अलावा क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेरे दोस्तों से भी पूछे गए थे, फ्रेंड्स से. मैंने सब जगह से कलेक्ट करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल किया है प्रॉपर इस वीडियो में. बने रहिए वीडियो के साथ. सो लेट्स बिगिन. किन टॉपिक्स को, किन सब्जेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं? सो दे आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो. इसके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. जितना टाइम हो पाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ भी देंगे, बट आई विल प्रोवाइड दैट टू यू ताकि आप अपने से उसको कवर कर सके, अपने से इसको पढ़ सके. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट. सो आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑफ फिजिक्स. My major was physics, that's why they first asked me the questions from physics subject. आपका जो रहेगा मेजर, like if you are giving the demo for chemistry, तो आपसे chemistry पे ज़्यादा questions होते हैं. इसके अलावा क्या और रहता है एक्सपीरियंस, हम थ्रू आउट द वीडियो बात करते चलेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, why does the nose bleeds? एक और थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप चाहें कि आप ये क्वेश्चंस को लिखें, तो कहीं मेरे दोस्त होंगे जो लिखेंगे या फिर रिकॉर्ड करेंगे, तो डोंट वरी, कमेंट में जाके नॉर्मल अपना मेल आईडी ड्रॉप करें. आई विल अटैच द होल पीपीटी, ये जो पूरा पीपीटी क्वेश्चन के साथ आपके ड्राइव पे मैं अटैच कर दूंगा. ओके, ताकि आपको दिक्कत ना हो और पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप पढ़ सकें. सो लेट्स बिगिन. व्हाई डज द नोज ब्लिट्स व्हेन गोइंग टू हायर एल्टीट्यूड? ये क्वेश्चन फर्स्ट था. तो इसके हिसाब से पहले आप अपने कंसेप्ट समझिए और समझाएं उनको. तो नॉर्मल हम छोटे छोटे कंसेप्ट में बात करेंगे, पूरा आंसर को नहीं समझाएंगे. तो ये क्या होता है, जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी जो वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है. उसके कारण ब्लीडिंग में हमें ब्लीड होता है. ईयर में ब्लीडिंग होती है, नोज में ब्लीडिंग होती है. सेकेंड क्वेश्चन, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, स्मॉल m एंड अ कैपिटल M, जो साथ में सेम वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? इसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसको आप अपने से करना. क्वेश्चन 3 सेज फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए. अब अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है प्लीज टेल मी फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तो आप बोल देंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. पर आपको यहाँ तक नहीं रुकना है. वाई? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, तो आप उसको, इंटरव्यूअर को समझा रहे हैं इस तरीके से ना लेते हुए आप एक स्टूडेंट को समझाएंगे. तो अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है और पूछता है सर व्हाट इज प्रेशर, तो आप ऐसे नहीं समझाएंगे कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. आप उसको समझाएं बिल्कुल सेम मैनर में जैसा आपके सामने स्टूडेंट होगा. तो आप कैसे बता सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया? जब भी प्रेशर, एंड इट इज सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस? जब भी प्रेशर बढ़ेगा हमारा एरिया घटेगा, कम होगा, एंड जब एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा. इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ नाइफ. नाइफ का अगर हम देखें, एरिया बहुत कम होता है, इसीलिए उसका एरिया कम होने के कारण आसानी से चीजें कट जाती है, प्रेशर ज्यादा लगता है और चीजें कट जाती हैं. सेम टाइम अगर हम उसका बैक साइड वाला एरिया ले, जिसका एरिया जो बैक साइड वाला पार्ट पोर्शन ले, तो उसका एरिया काफी वाइड होता है, काफी ज्यादा होता है, मोटा होता है, जिसके कारण से प्रेशर जो अप्लाई होगा वो कम होगा, बिकॉज एरिया ज्यादा है. तो इस फॉर्मूले से हम ये प्रूफ भी कर सके, समझ भी गए विद इलस्ट्रेशन. तो इस तरह से आप अपने इंटरव्यूअर को समझाएं. फोर्थ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मासेस फॉल एट सेम टाइम, सो विच विल फॉल फर्स्ट? अगर दो ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे, सेम मासेस के फॉल होते हैं, तो उनका कौन पहले गिरेगा, ये क्वेश्चन का कहना है. तो इसमें क्या है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट मींस द स्मॉल g, वो थ्रू आउट द सब ऑब्जेक्ट पे सेम होता है ऑन अर्थ, अगर वो सेम हाइट पे से गिर रहा है. तो यहाँ के केस में वो दोनों जो है वो सेम, उस पर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनके पास, इसलिए सेम उनके ऊपर कुछ ऐसा नहीं कि कौन पहले गिरेगा, दोनों साथ में गिरेंगे. इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं. हाउ? वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ऑफ एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू
न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। तो यहाँ पे आप F इज इक्वल्स टू m है, यहाँ पे आप A की वैल्यू निकाल ले तो A का क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू F बाई m। अब जब आप A इज इक्वल्स टू F बाई m जब आप रखेंगे F की जगह m इंटू जी, बिकॉज हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ऑफ जी। अब यहाँ जी अभी तो A बोला था, अब G क्यों, क्योंकि यहाँ पे A जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इट मींस F इज इक्वल्स टू mg भी होता है, तो A इज इक्वल्स टू mg बाई m, m टू m कैंसिल होता है, होगा क्या, A इज इक्वल्स टू g, मतलब A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द सब ऑब्जेक्ट्स पे सेम ही रहती है। ये हम इससे प्रूव भी कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज थ्रस्ट। जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, आप एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट लें, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज थ्रस्ट, इसको बोलते हैं हम थ्रस्ट। अगर वो इसी में आपसे उल्टा पूछ लेते हैं, थ्रस्ट तो आपने बता दिया, नाउ टेल व्हाट इज अप थ्रस्ट, व्हाट इज अप थ्रस्ट, तो वो होता है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, व्हाट इज बायोएंट फोर्स। सो बायोएंट फोर्स इज दैट फोर्स इन व्हिच इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन इन लिक्विड या फ्लूइड। जब भी हम फ्लूइड या कोई हम जैसे हमारा आप वाटर बॉटल लें, आप वाटर बॉटल टाइटली वाटर बॉटल को जब आप पानी के अंदर डालेंगे वो जा नहीं पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पानी का एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं बायोएंट फोर्स, उसी का दूसरा नाम होता है अप थ्रस्ट। तो ठीक है, हम समझे थ्रस्ट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लग रहा है, और बायोएंट फोर्स या अप थ्रस्ट क्या होगा, जो पानी की तरफ से नीचे से एक अलग फोर्स लगेगा, दैट इज व्हाट नोन एज अप थ्रस्ट और बायोएंट फोर्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ लेना। विच फैक्टर अफेक्ट फ्लूइड फ्रिक्शन, जो फ्लूइड होता है उस फ्रिक्शन मतलब किसी भी चीज को रोकती कोई चीज क्या है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फ्लूइड पे जो लगते हैं फैक्टर्स वो हमको बताना है। तो विस्कोसिटी होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए और उसको अपने लेवल पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अभी हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, काफी मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों नहीं बता रहे हैं, तो कारण यही है क्योंकि वीडियो काफी लंबा है, इसमें हम सब सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, इसलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन। सिंपल है, आप यहाँ पे समझाएं कि रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन जो अपनी एक्सिस पे होता है, सर्कुलर मोशन वो मोशन जो पूरा का मतलब कैसे समझा हमें, जो पूरा सर्कुलर ऑर्बिट में होता है, आप इसको ऐसे समझा सकते हैं। साथ में ही आप अपना एग्जांपल दीजिए कि जो अर्थ है वो बोथ मोशंस को फॉलो करती है। अर्थ रोटेट एट इट्स एक्सिस, सेम टाइम अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पे आपने दोनों चीज बताई, सर्कुलर मोशन मतलब वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और रोटेटरी मतलब वो अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है। मूविंग to 10th question, what are the number of elements present in the nth cell of element। तो यहाँ पे पहली बात तो एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया 2n², ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। और nth सेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको याद रखना आउटर मोस्ट में। सो नेक्स्ट, हाउ इज विंग अफेक्टेड व्हेन यूज्ड इन एसी करंट इन प्लेस ऑफ डीसी। अगर एक रिंग बेल है, जो इलेक्ट्रिक रिंग बेल है, उसके अंदर हम अगर एसी करंट की जगह डीसी कर दे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, सिर्फ पोलैरिटी चेंज होगी, याद रखना है। वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे ध्यान रखना, जी इज कैपिटल, इट मींस इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पूछिए तो बताइएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे फिर आप अब ये भी बता सकते हैं स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी की जो आपको समझाना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक आंसर पे टिके नहीं रहना है, तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसको बताएं कि इफ वी आर सेम टाइम स्मॉल जी वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हैं कैपिटल जी का, एज पर टू योर कन्वीनियंस। क्वेश्चन 13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप डिटेल में कहीं ना वीडियो मिलेगा, उससे समझिएगा। तो ये क्या बोलता है, एक आपके पास एक मैग्नेट लीजिए आप, और सामने लीजिए एक सोलेनॉइड, और वो सोलेनॉइड को आप कनेक्ट कर दीजिए गैल्वेनोमीटर से। अब आप इस तरह से समझाएं उनको, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन रटी रटाई तो कोई भी बोल देगा, बट आप समझाएंगे ना अपने मैनर में तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिंपल सा, जब भी आप मैग्नेट को उस सोलेनॉइड के पास में ले जाते हैं, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसकी निडल डिफ्लेक्ट होगी। क्यों डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारा मैग्नेट है उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड्स है, तो जब भी आप मैग्नेट को आगे बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएगी विद द सोलेनॉइड, और इसके कारण हमें डिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। और अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पार्ट पे जाएं, तो इट्स लाइक इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड।
ये उसका डेफिनेशन हो जाएगा। इसी को आप बताएं इट इज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी बहुत अच्छा और सॉलिड क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होता है, जब भी एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये क्या होता है डिस्पर्शन, इट्स अ फिनोमिना कि जब भी एक व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से या फिर नॉर्मली तो वो कॉन्स्टिट्यूट कलर में स्प्लिट हो जाती है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूट कलर है वी विल गेट अ बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम, राइट। और वो जो कॉन्स्टिट्यूट कलर है उसको ही हम स्पेक्ट्रम भी बोलेंगे, एंड दैट विल बी विबग्योर, इट मींस डाउन टू अपवर्ड वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ओके, एंड गोज टू रेड। और आप यहाँ पे ये भी समझा सकते हैं कि जो वेवलेंथ होता है इज इक्वल्स टू वेलोसिटी में अपॉन में फ्रीक्वेंसी, इट मींस जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। इसी के कारण यही रीजन है रेनबो फॉर्मेशन का, क्योंकि डिस्पर्शन मतलब हम देखते हैं जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट निकली तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर में स्प्लिट हो गई, राइट। तो जब रेनबो फॉर्मेशन वक्त के वक्त क्या होगा, सिंपली रेन जो है वो एज एन उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो एज एन प्रिज्म बिहेव करेगी, जो सनलाइट आएगी वो एज एन व्हाइट लाइट, तो वो उसके अंदर से स्प्लिट होके कॉन्स्टिट्यूट कलर इन द सेंस 7 डिफरेंट कलर्स, और उसी को हम रेनबो भी कहते हैं। यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो डिस्पर्शन है। मूविंग टू सेकंड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आप यहाँ पे समझाएं इट इज अ फिनोमिना ड्यू टू विच लाइट रेज डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा और डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो हमारी लाइट रेज आएगी वो डेविएट होगी उनके ओरिजिनल पाथ से डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वह सब। यही रीजन है, जैसे हमने डिस्पर्शन में समझाया, रेनबो जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है उसके लिए डिस्पर्शन रिस्पॉन्सिबल है, सेम स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो वही रीजन है स्काई का कलर ब्लू होने में। जो हमारी रेज आती है वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाती है विद द फाइन पार्टिकल्स लाइक डस्ट और स्काई में जितने होते हैं, तो उसके कारण से ही हमें स्काई ब्लू नजर आता है। मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डोंट द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको डिटेल में समझिएगा। इन क्वेश्चंस को एक ग्लांस आपको मैं दे रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, आपको समझाना है कि जो अर्थ है उसका मास काफी ज्यादा है और वो मून से कम है, और हमको पता है कि फोर्स कि हमें ये भी पता है कि हमारा जो मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, राइट। क्योंकि हम, और कैसे होगा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए हम बोलते हैं, वहीं से हम अगर एम का वैल्यू निकाले तो वो हो जाता है फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल्स टू एम, राइट। तो मास बढ़ेगा एरिया कम होगा, तो मास जो है वो अर्थ का काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो इसको आप पढ़ना, जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होता है इट इज आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन द एलिमेंट। मास नंबर जो होता है वो सम होता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन्स का। इसको आप एग्जाम्पल भी दीजिएगा, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल सर Cl, तो Cl में अगर हम देखें तो 17 जो होगा उसका कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर होगा, और आई थिंक 35 37 कुछ उसका मास नंबर होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। हाउ डू वी स्टोर Na इन द सेंस सोडियम, तो सोडियम को हम किस तरह से स्टोर करेंगे, पहली बात तो क्यों करेंगे, क्योंकि वो मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, इसके लिए हम उसको स्टोर करते हैं। अब बात आती है काई में करते हैं तो कैरोसिन में करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पोटेशियम जो है वो भी सेम करता है, पोटेशियम का सिंबल होता है K। क्वेश्चन थर्ड, मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। So molarity says the number of moles of solute present in a 1 liter of solution is known as molarity। वहां पे एग्जांपल भी दीजिएगा, सर अगर मैं मेरे पास 5000 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अगर मैं उसको 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डालता हूं तो मेरा मोलरिटी कितना होगा, मेरा मोलरिटी होगा 2500 मोल्स पर लीटर। ऐसे आप क्वेश्चन अपने से कुछ भी वैल्यूज लें और उसको इस फॉर्मूले में रख के समझाएं भी। मोलरिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कि कोई मेरे दोस्त सोच रहा, कभी कंफ्यूजन, उनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री ना हो, समझ नहीं आता हो साइंस सर, तो ये मोलरिटी में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल रहे हैं, तो जो भी कम क्वांटिटी में डले दैट इज सॉल्यूट, जो ज्यादा हो दैट इज सॉल्वेंट।
फॉर एन एग्जाम्पल हम शक्कर लेते हैं, हम शुगर लेते हैं, एंड इफ वी पुट दैट शुगर इन वाटर, तो शुगर जो हमारे पास है वो है सॉल्यूट, जो वाटर है वो हो गया सॉल्वेंट, और जो टोटल मिलके बनेगा वो हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन फोर्थ, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो वो सारे सब्सटेंस जिनका वाटर सॉल्यूशन टेस्ट हो सोर, टर्न करें ब्लू लिटमस को रेड में और बेसिस को न्यूट्रलाइज करें, वो होते हैं एसिड। सेम टाइम बेसिस वो होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन टेस्ट में हो बिटर, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करें और एसिड को न्यूट्रलाइज करें। नाउ व्हाट आर द सॉल्ट्स? सो व्हेन कंबाइनिंग द एसिड एंड बेसिस इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड लिबरेट होता है, वाटर होता है, तो वो हमको मिलता है जब हम सॉल्ट बनाते हैं। इसका एग्जांपल चाहे तो वो भी दे दीजिएगा कि HCl जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। एक और क्वेश्चन पूछा जाए, अगला क्वेश्चन जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद हम 6th क्वेश्चन जो होगा MgHCl, वहां पे वापस इसके बारे में बात कर लेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या होता है? तो पहले आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताएं। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब वो कहीं ना कहीं वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, दैट कैन बी कन्वर्ट इन शीट्स, और मेटल्स आर हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल्स। यहाँ पे आप एक और चीज समझाएं, सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड और गैसियस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे अब 2 एक्सेप्शन दोनों में आएंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन 6 बोलते हैं Mg प्लस HCl। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Mg प्लस HCl रिएक्ट होता है तो MgCl2 फॉर्म करता है। ना बताएं ये रिएक्शन कौन सा है, तो हम इसको समझते हैं। Mg प्लस HCl जब रिएक्ट करेगा आपस में तो MgCl2 प्लस H2 लिबरेट करेगा। अब यहाँ से H2 गैस लिबरेट होगी, इन द सेंस पहली बात हमने यहाँ पे एक और चीज समझा दी, अगर H2 गैस लिबरेट हो रही है तो उसको पहचानेंगे कैसे? उसका टेस्ट क्या है? तो उसका टेस्ट है वो पॉप साउंड करती है, पॉपिंग साउंड होता है H2 का, राइट? तो उससे हम इसको पहचानेंगे। दूसरी बात, ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, शुड वी ऐड एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड? तो ध्यान दीजिएगा, एसिड को वाटर में डालेंगे तो इट इज गुड, बट वाटर को एसिड में डालेंगे इट इज नॉट गुड। व्हाई? क्योंकि एसिड ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्म होगा, जिसके कारण जो आपका कंटेनर बर्नर होगा वो ब्रेक हो सकता है, वो बहुत ज्यादा आपको हार्म कर सकता है, राइट? तो इसलिए हम एसिड को वाटर में डालते हैं। विच मेटल एंड नॉन मेटल, जो बात वहां पे हो रही थी क्वेश्चन की, वो यहाँ पे आया है। विच मेटल एंड नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो जैसा हमने कहा मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके साथ साथ जो हमारा नॉन मेटल है उसमें आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवोपरेशन? अब यहाँ पे आप जब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे तो 3 बेसिक मेथड्स आपके सामने आएगी। पहले होती है फिल्टराइजेशन, दूसरी होती है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, देन इवोपरेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन बेटर है इवोपरेशन से, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम पहले हीट देते हैं फिर उसको कूल करते हैं और एट द एंड हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में हमें जो भी हमारा सब्सटेंस चाहिए वो मिल जाता है। इसके केस में क्रिस्टलाइजेशन में हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, ठीक है। और इवोपरेशन अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। एक और रीज़न ये भी है कि जो क्रिस्टलाइजेशन में उसमें हमें सॉल्यूशन इम्प्योरिटी ये सब हट जाती है, सिर्फ क्रिस्टल मिलता है। और दूसरे टेक्निक्स में क्या है, हमें इम्प्योरिटीज भी आती है कहीं ना कहीं हमारे पास। इसलिए ये 2 रीजन से क्रिस्टलाइजेशन बेटर है। नाउ बायोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसका डिफरेंस आप पढ़ लेना और अच्छे से आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। व्हाट आर गैमेट्स? तो गैमेट्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और इसकी बात करें तो ओवा और एक्स होता है फीमेल्स में और स्पर्म्स होता है मेल्स में। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सेम टाइम गटेशन, इसमें वाटर लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ट्रांसपिरेशन इट ऑकर्स इन सनलाइट, गटेशन इट ऑकर्स एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और ये कूलिंग इफेक्ट होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है इट फॉर्म्स कूलिंग इफेक्ट, और गटेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मूविंग टू नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। सो माइटोसिस ये ऑकर होता है बॉडी सेल्स में, मायोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है।
माइटोसिस जो होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मायोसिस जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 4 स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन होता है माइटोसिस में और 8 स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन होता है मायोसिस में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो कहीं हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल मतलब आउटसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज पिनियल ग्लैंड, अगर ये क्वेश्चन पूछे, हालांकि पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा था, तो इसको आप इस तरह से समझाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रेन को समझाएं कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, द टॉप मोस्ट इज नोन एज सेरिब्रम, the back part is known as cerebellum and the middle one is known as brain stem या फिर medulla oblongata, और उसी के बीच में the midline of brain there will be present something called pineal gland. Pineal gland is a pine cone like structure, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लाइट को कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड आई, और ये लाइट को कैप्चर करता है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं आप समझना अपनी लैंग्वेज में, उसको अपने अंदर लेता है, ठीक है, और एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज नोन एज मेलेटोनिन। मूविंग टू नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज पिस्टिल, और मेल फ्लावर की बात करिए तो मेल जो होता है स्टैमेन होता है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल डजंट, वाई, ये आप पढ़ लेना। व्हाट आर सेल्स, तो ये भी आप पढ़ लेना, इसी के अंदर न्यूक्लियस आएगा उसको भी ध्यान से पढ़ना, और टिश्यूज आएगा उसको भी ध्यान से पढ़ लेना। पाइवोटल जॉइंट्स, ये भी आप देखना, अच्छा टॉपिक है। मूविंग टू मैथ्स, एवरी एक्स हैज इट्स वाई, राइट। सो मूविंग टू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रैशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। सो यहाँ पे समझना कि जो भी दो इररेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सो इट इज x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। इससे हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं ऑफ सेंट्रॉइड। व्हाट इज सर्क्यूमसेंटर, सो द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट and which is equidistant from the 3 vertices is known as circumcenter. Circumcenter. Which solid shape formed on rotating all dimension of right angle triangle? So cone form होगा, क्या होगा, cone. What is section formula, ये आप देख लेना। What is BPT, so यहाँ पे basic proportionality theorem की बात की है, यहाँ पे समझाइएगा कि इसी को हम Thales theorem भी कहते हैं। If line is parallel to side of triangle which intersect other side into 2 distinct point, then line divides those sides in proportion, ये कहता है BPT, that is basic proportionality theorem। What is convex and concave polygon, ये बहुत लोगों से पूछा गया है, तो इसमें आप समझाइए कि जिसके सारे इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन लेस देन 180 हो वो कॉन्वेक्स होता है, और जिसके 1 या उससे ज्यादा इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो उसको हम कॉन्केव पॉलीगॉन बोलते हैं। Why √2 is irrational number, तो because it is non-terminating and non-repeating, that's why। If area of triangle is 0, so तो यहाँ पे आप बताइएगा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है मतलब कि उसका कोई हाइट और बेस है ही नहीं, ऑल्सो उसके जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर होंगे और लाई करेंगे एक सेम स्ट्रेट लाइन में, दैट्स वाई वो कभी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। Is pi is irrational? Yes, because it is irrational because it's non-terminating and non-repeating। What is distance formula, ये आप पढ़ लेना। मिड पॉइंट थ्योरम ये आपको अवेलेबल हो जाएगी गूगल पे, आराम से आप इसको समझना पहले। How many number of diagonal a hexagon can have? The question number 13 says how many diagonal hexagon can have, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। 9 डायगोनल्स होते हैं बेसिकली, उसके लिए फॉर्मूला भी है n-3/2, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, सो दैट इज मोड माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट मीडियन माइनस मीन, ओके। सो इफ ये यहाँ पे cos स्क्वायर है, सो इफ cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sin a tan a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos क्यूब a प्लस cos स्क्वायर a। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो हमें पता है साइन tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, राइट। सो cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin a, हम कह सकते हैं tan को हमने sin बाय cos लिखा, मतलब sin a इंटू sin a अपॉन में cos है, जब वो cos साइड में जाके cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो cos क्यूब a हो जाएगा, जैसा आपके सामने सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, और इधर sin स्क्वायर हो जाएगा। हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू cos
क्यूब ए की, तो वहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के, तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस, आई होप मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बट कोशिश करी है मैंने, आपको मैं समझा पाऊँ, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा पाऊँ ताकि आपको इतना नहीं पढ़ना पड़े। सो आई होप अगर आपको कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस ठीक लगे हो, पसंद आए हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और बने रहिए, अभी और बहुत कुछ अच्छे से आना बाकी। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पीपीटी चाहिए हो, पसंद आए और आपको इतने क्वेश्चंस नहीं लिखना है, तो जस्ट कमेंट योर email, comment your email down and I will provide that, I will attach the particular this PPT on your